से डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? स्टाइल में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। एक स्टाइल ऐसा है कि जिसमें पेरेंट्स हर वक्त उनके ऊपर ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मदर्स ओवर कंपनसेशन कैसे करती हैं? बच्चों के अंदर हमेशा तजस्सुस जो होता है ना बड़ों से बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा बहुत इमोशंस को परसीव भी करता है और एक्सप्रेस भी करता है। कंपैरिजन की बात नहीं करते, लेकिन अगर पनिश ना करें तो फिर डिसिप्लिन कैसे करें? बच्चे के झूठ बोलने पे कहेंगे तो इसकी झूठ का बच्चा को तो नहीं पता जब वो छोटा है कि झूठ क्या होता है। डायलॉग हम कितने साल के बच्चे के साथ कर सकते हैं? जेंटल पेरेंटिंग इज कुछ नहीं कहना बच्चे को, मारना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आ गया, इस कॉन्सेप्ट के कॉन्सिक्वेंसेस आए। यहाँ पे आप क्या एडवाइस देंगी उन लोगों को जो इस वक्त एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जहाँ पे मदर एक सर्टेन तरीके से पेरेंटिंग करना चाह रही है अपने बच्चे की, ग्रैंड मदर एक सर्टेन तरीके से पेरेंटिंग करना चाह रही है उसी बच्चे की? उनके इमोशंस वो एक पेरेंटिंग खाली एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का नाम नहीं है। ये बच्चे को स्किल्स, आदात या वैल्यू सिस्टम देने का नाम नहीं है, बल्कि पेरेंटिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर वालिदैन अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। इस तजुर्बे को डिटेल में समझने के लिए हमारी आज की पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखें। आज के हमारे मेहमान ये फॉर्मर चीफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेयो हॉस्पिटल हैं। इसके साथ साथ बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की उस्ताद हैं, टीचर हैं। इसके साथ साथ एक मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं और गैरिसन यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। माँ से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब माँओं को पता होगा कि किस पॉइंट पे किस तरह अपने बच्चे को पेरेंट करना है, डील करना है उसके साथ, या ये कोई ऐसी स्किल है जो सीखी भी जा सकती है? साइकोलॉजी की थेरीज भी जो एक बार बनी थी वो हमेशा के लिए नहीं बन जाती। ठीक है, उनको आपको हालात के मुताबिक नई नई थेरी आ रही होती है ना। इसी तरह पेरेंट्स भी हालात के मुताबिक अपने अपने दौर और अपने अपने हालात के मुताबिक और अपनी अपनी अक्ल समझ के मुताबिक, अब ये नहीं मुमकिन कि मैं तमाम माओं को कहूँ कि जी बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग कर रही होंगी। बहुत सी माएँ ऐसी हैं कि जो इमोशनल ज्यादा है, उनके अपने टेम्परामेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उनका अपना मिजाज कैसा है, वो खुद कितनी मुतमईन है अपनी अपने बचपन की ट्रेनिंग से। बाज़ औक़ात बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि माएँ कह रही होती हैं कि हमें बचपन में ये महरूमी मिली थी तो हमने इसे कंपनसेट करना है। उसी कंपनसेशन में ओवर कंपनसेट कर जाती है। तो वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो ज़रूरत पड़े कहीं से गाइडेंस लें, ज़रूर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली अभी तक मेजॉरिटीज़ को गाइडेंस फैमिली से मिल जाती है। ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा कोई बहुत मम्मा नहीं होता कि जिसके लिए हम हर वक्त गूगल और किताबें खोल के देखते हैं। साइकोलॉजी के लिटरेचर में तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग के मुख्तलिफ टर्म्स और मुख्तलिफ उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि जी ये स्टाइल में इस तरह की प्रिंटिंग होगी, इस स्टाइल में इस तरह की होगी, इस स्टाइल में इस तरह की होगी। और एआई भी हमें यही बता रहा होता है। जब हम एआई पे सर्च करने जाती हैं ये यंग मदर्स, तो ये भूल जाती हैं कि एआई के अंदर खुद ब खुद नहीं वो चीज़ें आई हुई, वे एआई भी कहीं से तजुर्बात का निचोड़ लेके किसी की जो भी बुक्स में, जो लाइब्रेरीज में, या जो पेरेंट्स ने एक लेगेसी छोड़ी होती है उसी को उसके अंदर डालते हैं ना, उसी को वो पढ़ रही होती हैं। तो शायद कम्युनिकेशन हमारी अपने बड़ों के साथ कम हो गई है, या मुझे तो कहना चाहिए कि हमारी अपने छोटों के साथ कम हो गई है, या उतना राब्ता वो नहीं, या उतना रिलाई नहीं करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो जनरेशन के लोग हैं वो उस लेवल पे मुझसे पूछेंगे या किसी और बड़े से पूछेंगे तो उसको कंफर्म शायद वो ज़रूर अपनी उस मशीन पे करेंगे जिसपे उनका ईमान बहरहाल बहुत ज़्यादा है। ये हम न्यू पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। न्यू पेरेंट्स वो, और उसी के मुताबिक वो फिर उसके अंदर ढूंढ रहे होते हैं और उसमें वही चीज़ें होती हैं। ठीक है। कोई मुझे नई चीज़ लाकर दिखा दे ऐसे कि एआई ने ये कहा कि जी ये कभी नहीं हुआ, ये आप कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। सो वो कौन से डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू जनरली पेरेंट्स? देखिए मोटे मोटे स्टाइल्स तो वही जो टर्म्स उसको दे दी गई है। एक स्टाइल में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, एक स्टाइल में पेरेंट्स सख्ती के वक्त सख्त हैं और वार्मथ के वक्त वार्मथ है। एक स्टाइल ऐसा है कि जिसमें पेरेंट्स हर वक्त उनके ऊपर ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनके हर मामले को वो खुद ही सॉल्व कर दें, बच्चों के हर मामले को, चाहे वो उनके लिए बच्चे ही रहते हैं, उन्हें बड़ा होने ही नहीं देते।
अब पेरेंटिंग के लिए देखें, ये कोई मशीन तो नहीं है ना, इंसान कोई मशीन नहीं है, कोई ये ऐसे नहीं है कि जी ये इस नंबर का पेज है तो इसको इस नंबर का पेचकस लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना। एक ही माँ अपने 3, 4, 5 या 2 जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को देखते हुए 2 बच्चों के लिए 2 मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ कर रही होती है। ठीक है। एक ही बच्चे के साथ उसके मुख्तलिफ स्टेजेस पे वो माँ मुख्तलिफ किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ कर रही होती है। ये तो नहीं मुमकिन कि आप टॉडलर्स के लिए भी वही उसूल इख्तियार करें जो आप एक बड़े बच्चे के लिए करते हैं, जो आप एक यंग अडल्ट के लिए करते हैं या अडल्ट होने के बाद करते हैं। ठीक है। तो माँ की विजन, माँ से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं। मेरी माँ साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, लेकिन मैं आज याद करती हूँ उनको कि वो कैसे कहती थी कि जी उसको मैं अगर सख्ती करूंगी तो वो और बिगड़ जाएगा, चुप चुप चुप, खामोश खामोश खामोश, अभी उसको कुछ ना कहना। उन्हें पता होता था, और उन्हें ये भी पता होता था कि इसको अगर मैं थोड़ा सा अलाउंस दूंगी तो ये ज्यादा ही आगे निकल जाएगा। तो उन्हें पता होता था कि किसको किस कहाँ किस मकाम पे कौन सी टाइप की पेरेंटिंग करनी है। ठीक है। तो ये हमारा रोल एज अ मदर बच्चों के साथ मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये चेंज होता रहता है। अच्छा, मैं इसको कोई फिक्स नहीं कर सकती, कोई ऐसा डिपार्टमेंट्स नहीं हम ये कर सकते कि जी अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। मदर्स ओवर कंपनसेशन कैसे करती हैं? अभी आपने जिक्र किया ओवर कंपनसेशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लगा मदर्स को कि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने ये बात नहीं मानी थी, तो वो एक रूल बना लेंगी कि अब हमने अपने बच्चे की किसी बात को रद्द नहीं करना। और उसमें होगा क्या, इनकी और तरह की खराबी थी जो इनके अंदर पैदा हुई, बच्चों की और तरह की बच्चों होगी। की और तरह की खराबी पैदा हो गई। ठीक है। तो असल चीज है कि बैलेंस कैसे रखना है, कहाँ क्या चीज देनी है, क्या क्या चीज नहीं देनी, कब देनी है, कब नहीं देनी। ये सारी चीजें एक हेल्दी वे में अगर इंट्रोड्यूस करवाई जाएं तो दैट इज पेरेंटिंग। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप इसको कहें कि जी कि किसी स्कूल से ही कोई क्वालिफाई करके आएगा तो पेरेंटिंग कर सकेगा। अच्छा, यहाँ से अब एक टेक्निकल सवाल है कि किस एज पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि ओके नाउ इट्स द राइट एज, अब ये समझने की इस एज में एंटर हो गया है कि अब ये मेरी रीजनिंग आइडेंटिफाई भी करेगा और उसे मानेगा भी। देखें, अगर मैं बुक्स का हवाला दूं, मुझे लगता है वो आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक है। जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो हम पहले कहते थे ना कि इतने से इतने साल तक ये डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 2 साल की उम्र में बच्चा ये करेगा, आज वो बच्चा 1.5 साल की उम्र में। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे को असेस करके आपको पता चल जाता है बच्चा क्या बात समझ रहा है, क्या बात नहीं समझ रहा। बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सोच के हैरान रह जाते हैं, आप सुन के हैरान रह जाते हैं कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात इसने कैसे कर दी। जो कि पहले बच्चे, उनकी चूंकि स्टिमुलेशन बहुत है ना, बच्चों की लर्निंग, पहले बच्चों का माँ की गोद बच्चे का पहली दर्जगाह है। अब उससे ज्यादा बच्चे का एक्सपोजर कितना है, कितना ही आप उसको रोक लें। हम खुद कहते हैं कि चलें इस किस्म इसको कार्टून वगैरह ना देखने दें, लेकिन लर्निंग के प्रोग्राम्स जो आते हैं वो बच्चे को एक सर्टेन एज के बाद हम दिखाना शुरू कर देते हैं, एक टाइम सेट कर लेते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चा किस वक्त किस मेंटल कैपेसिटी में है। अब इसको कितनी बात समझाई जा सकती है और कितनी बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, जैसे आपने खुद कहा कि कुछ वालिदैन जो है वो डिसिप्लिन करने के लिए पनिशमेंट यूज़ करते हैं, सजाएं देते हैं, कुछ जो हैं वो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं अपने बच्चों के साथ। कुछ पेरेंटिंग एग्जाम्पल्स के अंदर एक पेरेंट अवेलेबल होता है, दूसरा अवेलेबल नहीं होता। सो हम बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं इस चीज़ में कि बच्चे की जो पर्सनालिटी फॉर्म हो रही है, जो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, वो एक ऑप्टिमल आइडेंटिटी बने। देखिए, आपके अपने ही सवाल में जवाब मौजूद है कि इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है। कि हमने देख लें हम हालात के मुताबिक कि कहाँ हम इनको स्नैप कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ हम इन्हें अलाउ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एक्सट्रीम पे रखें तब भी बच्चे के लिए मसला, उस पे रखें तब भी मसला। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे आपने कहा, जब दोनों पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। यानी एक पेरेंट थोड़ा सा सख्ती कर रहा है तो दूसरा उसको कंपनसेट करता है, क्योंकि बच्चे को ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि उसको कंडेम किया जा रहा है, उसको रद्द किया जा रहा है। बच्चे को हम जब किसी बात से मना करते हैं तो हम उसको ये एहसास नहीं दिलाते कि तुम हो ही
इस काबिल के तुम में डांटा जाए। हम उसको ये एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारी बेहतरी के लिए ये बात कर रहे हैं, ये तुम्हें चीज नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बच्चों के अंदर हमेशा तजस्सुस जो होता है ना बड़ों से बहुत ज्यादा होता है। वो एक चीज मांग रहा है, हम उसे मना किए जा रहे हैं, हम क्यों मना कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बच्चे की एज रिलेटेड अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वो उसको समझ जाएगा। अगर उसकी समझने की एज नहीं है तो जो चीज मांग रहा है उसके बदले आप उसके हाथ में क्या चीज देते हैं जो उससे कोई खतरनाक चीज। अच्छा, इसमें एक चैलेंज जो मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग में पेरेंट्स के एंड से देखती हूँ वो ये आता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। माँ बाप कभी कभी अपने ही बच्चों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फलां जो था वो तो मिसाल के तौर पे 1 साल पे चलना शुरू हो गया था, तुम अभी 1 साल में ये तो क्रॉल भी नहीं करता। सो उसमें फिर एक जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि समटाइम्स दे अंडरमाइन और दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इन देयर चाइल्ड, और उसके अंदर वो कभी कभी स्नब भी कर रहे होते हैं या अंडर क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज कर कर रहे रहे होते होते हैं। हैं। हाँ। क्योंकि ये जो उनके कमेंट्स होते हैं हम्म। वो बच्चे को डायरेक्ट नहीं वो कह रहे होते, हम्म। बच्चे की मौजूदगी में दूसरों के सामने मेंशन कर रहे होते हैं। हम्म। बच्चे से नहीं कहेंगे कि तुम अभी नहीं वो बातें नहीं कर रहे जितनी तुम्हारे भाई ने इस उम्र में शुरू कर दी थी। लेकिन बच्चा बच्चा बहुत इमोशंस को परसीव भी करता है और एक्सप्रेस भी करता है, उसको फौरन पता चल जाता है कि आई एम बीइंग क्रिटिसाइज्ड और आई एम बीइंग कंपेयर्ड। तो इससे अवॉइड ही करना चाहिए कि आप क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने अंदर एक अपनी उसकी आइडेंटिटी है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते दो चीज़ों का। आप दो परफ्यूम की बॉटल्स रखी हो तो आप उन्हें नहीं आपस में कंपेयर कर सकते। दैट डिपेंड्स, उनकी अपनी किस तरह की फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो आपको फ्रेग्रेंस देंगी। ठीक है। इससे एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये आ रही है कि अगर पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं, ज़्यादा पनिशमेंट की तरफ रुझान रखते हैं, तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा बच्चे की डेवलपमेंट पे? डेफिनेटली अगर आप उनको ओवर पनिश कर रहे हैं या हर वक्त पनिशमेंट ही किए जा रहे हैं तो बच्चे के अंदर बच्चे की सेल्फ स्टीम नहीं सही डेवलप होगी। सेल्फ स्टीम क्या होती है मैडम? सेल्फ स्टीम यही होती है कि बच्चा अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं दूसरा मुझे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मैं दूसरों की नजरों में कैसा लग रहा हूँ। ठीक है। दिस इज सेल्फ स्टीम। ओके। वो तो आप अपनी नजर में कैसे हैं तो वो तो सेल्फ इमेज है ना। बाकी आप सेल्फ स्टीम मीन्स इनफैक्ट अगर इसको हम डिफाइन करें कि फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है और वो कहता है कि जी आई एम शॉर्ट हार्टेड। ठीक है ना, शॉर्ट हाइटेड होना उसका सेल्फ इमेज है। लेकिन आई एम परफेक्टली सेटिस्फाइड, आई एम परफेक्टली गुड विद दिस हाई सेल्फ स्टीम, वो उसकी सेल्फ स्टीम है। आई फील ओके, मैं इसी हाइट के साथ मुझे उसे किसी किस्म की कोई उसके अंदर वो उसको वो हाँ अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी नेगेटिव सेल्फ स्टीम। तो यही हम बच्चों के अंदर अगर हर वक्त उन्हें कंपेयर करें तो उन्हें ये लगेगा कि मैं दूसरों से कमतर हूँ, और वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस या वो लर्निंग कैपेबिलिटीज बाकी सारी चीज़ें फिर इससे मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर चलें कंपैरिजन की बात नहीं करते, लेकिन अगर पनिश ना करें तो फिर डिसिप्लिन कैसे करें? ये मैंने नहीं कहा कि आप पनिश ना करें। पनिशमेंट देखें, हमारा ह्यूमन बीइंग जो है ना, ह्यूमन बीइंग की अल्टीमेट जो भी उसको मर्तबा मिलना है हमारी पूरी किताब में क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है। पनिशमेंट का तरीका क्या हो, पनिशमेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, क्या पनिशमेंट आपके मूड पर डिपेंड कर रही है, बच्चे की शरारत पर डिपेंड कर रही है। बहुत से ऐसे होते हैं वाकयात जिसमें एक ही बात बच्चा अगर कर रहा है ना, एक वक्त कर रहा है, हमारा मूड अच्छा है हम उसमें हंस देंगे। ठीक है। हमारा मूड अच्छा नहीं है, वही काम जो बच्चे ने पहले किया था जिसपे हम हंस पड़े थे और हमने उसको मतलब उसको अकोमोडेट कर लिया था, हमारा मूड अच्छा नहीं होगा हम उसको डांटना शुरू कर देंगे। ये बच्चे की साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियसली उसको डुअल मैसेज क्या होता है, डुअल मैसेज यही है ना कि आप एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ औकात में उसको डिफरेंट मैसेजेस दे रहे हैं। इसमें पेरेंट बनना कोई इतना आसान नहीं होता। इसमें पहले आपने अपने आप को मैनेज करना है कि आपके इमोशनल जितने रिजर्व्स हैं वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि आपने इसे आगे ट्रांसफर करना है, जो हम कर रहे हैं बच्चा वही सीख रहा है ना।
तो हम बच्चे को वो डबल मैसेज दे रहे हैं तो बच्चा भी उससे फिर डबल मैसेज लेता है, फिर उसको ये समझ नहीं आती कि मैं इस काम को रिपीट करूं या ना करूं। आपकी बात से दो सवाल हैं जो फॉर्मुलेट होते हैं। एक तो ये कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी बिहेवियर के लिए कितना लेवल ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दैट। और दूसरा सवाल ही अगर मैं फ़ौरन ही पूछ लूँ तो वो ये है, आपने बात की कि पेरेंट्स का अपना इमोशनल रिजर्वायर कितना है। सो ये थोड़ा सा लीड कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ कि पेरेंट्स खुद कितने इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या एक सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है पेरेंटिंग के अंदर? पेरेंट्स के इमोशनल रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। पेरेंट्स अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेंट्स अगर परसिवरेंस और परसिस्टेंस उनके अंदर है, तो बच्चे को क्लियर मैसेज मिलेगा ना, और क्लियर मैसेज बच्चा फौरी परसीव करेगा। और अगर पेरेंट्स अपने इमोशनल रिफ्लेक्ट में बच्चे को बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे को नहीं समझ, वो कंफ्यूजन का शिकार रहेगा, हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। मेरा पहला सवाल इसके अंदर अनएड्रेस्ड रह गया है कि बच्चे की बिहेवियर के मुताबिक हम कैसे डिसाइड करें कि कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखिए, पनिशमेंट बच्चे को उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी पे उसको ये बात पता चल जाए कि मैंने ये काम गलत किया। अच्छा, इसमें चले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चे के झूठ बोलने पे कहेंगे छुरी ले आओ, जुबान उतार दो इसकी। कुछ एक्चुअली में मिर्चे डाल देंगे। अच्छा, तुमने झूठ बोला है, मिर्चे डाल दो इसके मुंह में। अच्छा, ये झूठ बच्चे ने कहाँ से सीखा? अच्छा। इट डिपेंड्स ना। एक तरफ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में एक ऐसी मदर रही हैं जो खुद दिन में 10 बार झूठ बोलती थी, लेकिन बच्चे ने झूठ बोल दिया तो उन्होंने चीख चीख के उसे डांटना शुरू कर दिया। ठीक है। झूठ का बच्चा को तो नहीं पता जब वो छोटा है कि झूठ क्या होता है। झूठ बोलने की उसे जरूरत कब पड़ती है? जब एक गलत बयानी करके उसको कोई आसानी मिल जाती है। अब ये इस आसानी के आपको पता चल गया इसने झूठ बोला है, ये वो वक्त है कि आप उसको स्नैप करने की बजाय आप थोड़ी देर वो वक्त गुजरने के बाद उसको आराम से प्यार से एड्रेस करेंगे, ये आपने बात क्यों की। वो बच्चा इतना मासूम है, बता देगा। बताते हैं बच्चे, मेरे घर के बच्चे माशाल्लाह वो बताता है कि अगर मैं ऐसे कह देता तो मुझे डांट पड़नी थी। अच्छा। मैंने ये बात ऐसे नहीं की तो मुझे डांटनी पड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये काम है कि मैं उसे बताऊं कि डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन एक गलत काम जो एक ऐसा आपने बचाव की सूरत इख्तियार की है जो डांट से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे आप फिलहाल स्ट्रेस दे रही हैं डायलॉग पे विद द चाइल्ड। डायलॉग ये डायलॉग हम कितने साल के बच्चे के साथ कर सकते हैं? अगेन द सेम, इट डिपेंड्स ऑन आपकी बच्चे आप की जो कैपेसिटी, एग्जाम्पल दे रही हैं आपके बच्चे की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ना कि वो समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा, उसको ठीक है। कितनी की बात समझ आ रही है। ठीक है। अगर वो समझ रहा है इस बात को तो ठीक है, वरना बेशुमार बच्चे की एक सर्टेन एज ऐसी होती है जहाँ उसके साथ आप डायलॉग नहीं कर सकते। आप उसको थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ऐसे शो करें जो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे पता चल जाता है कि दिस इज पनिशमेंट। पनिशमेंट हमेशा फिजिकली नहीं होती, फिजिकल की जरूरत पड़ती है और वो उसको डिनाई आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने ये इंसान बनाया है ना और जिसने उसके साथ मैनुअल दिया है उसने भी एक सर्टन स्टेज गुजरने के बाद फिजिकल पनिशमेंट अलाउ की है। लेकिन हाँ, उसकी डिग्री जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकल, क्योंकि ये एक इंसान का एक रद्द-ए-अमल है ना कि उसे पता है कि मुझे अगर अब फिजिकल पनिशमेंट की बारी आ गई तो मुझे अवॉइड करना है इस पे। डॉक्टर मोहसिना, क्या पनिशमेंट की कोई वेरियस टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं? जैसे आपने कहा कि पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती। पनिशमेंट ये भी होती है कि आप बच्चे को रूटीन में बाहर लेकर जाते हैं, आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाते हैं, एक दिन उसने बिहेवियर अच्छा शो नहीं किया, आप बच्चे को बताते हैं, पहले वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका ऐसा बिहेवियर हुआ तो मैं आपको बाहर लेकर नहीं जाऊंगी, और आपको फिर नहीं लेकर जाना, उसमें फिर आपको फर्म रहना है
फिर ये नहीं कि उस वक़्त बच्चे ने रोना धोना शुरू किया तो आपने कहा कि क्या मुसीबत है, क्या मुश्किल है, ऐसे हमारी भी वो आउटिंग खराब हो जाएगी, ले चलते हैं इसको ऐसे। ले चलते हैं। ठीक है, उससे फिर बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है। तो फिज़िकल की ज़रूरत जहाँ पड़ती है, जहाँ पे बच्चे को इस बात का पता हो कि फिज़िकल पनिशमेंट क्या होती है। अच्छा, ठीक है। उसको और कितनी देनी है दैट डिपेंड्स ऑन द क्या फिजिकल पनिशमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है बिहेवियर रेक्टिफिकेशन में? बिहेवियर रेक्टिफिकेशन से मेरी मुराद ये है कि जिस बिहेवियर को मैं कम करना चाह रही हूँ उसके लिए मैं पनिशमेंट दे रही हूँ, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा बच्चे पे। देखिए, आप पॉज़िटिव किसे कहती हैं? आपका टारगेट क्या है? ठीक है। ठीक है ना? दैट डिपेंड्स कि आपका टारगेट क्या है। हम्म, एक बच्चा इस वक़्त शरारती मूड में आया हुआ है हम्म, और वो होमवर्क करने बैठा है और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो हम्म, उठ के कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और टिक के होमवर्क नहीं कर रहा। आपने 1 दफ़ा उसको बताया, 2 दफ़ा बताया, तीसरी दफ़ा उसने कहा देखो अगर आप तुम उठे ना, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। ठीक है ना? वो फिर भी टेस्ट करने के लिए उठ रहा है आपको कि देखें अब क्या होता है। उस वक़्त अगर आपने उसको पनिशमेंट ना दी, तो आप फ़ेल हो गए। अच्छा, आप टेस्ट में फ़ेल हो गए। अच्छा। लेकिन किस हद तक देनी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और सिवियरिटी उसकी शरारत सो की। हम हर बच्चे को एक तो सेम अमाउंट या सेम नहीं, टाइप की पनिशमेंट नहीं नहीं दे देंगे। सकते, नहीं दे वन सकते थिंग कैन बी अ पनिशमेंट फॉर वन चाइल्ड बट इट वॉन्ट बी अ पनिशमेंट फॉर द फॉर अदर। द अदर चाइल्ड। ठीक है, ये वेरी करेगी ना, ये तो ठीक मैंने है। आपको बहुत पहले बताया हम्म। कि कोई मशीन तो है नहीं कि हमने इसके अंदर पुर्जे फिक्स कर देने हैं कि जी ये इसको लगेगा, ये इसको लगेगा। हम्म, हर हर इंडिविजुअल वेरी करता है हालात के और उसके साथ-साथ बच्चा अकेले में और तरह से हम्म, बिहेव करता है, गेस्ट आ जाएँ और तरह से बिहेव करता है। हम्म, हम्म, उसे पता होता है कि इस वक़्त मुझे थोड़ा लिवरेज मिला हुआ है और मुझे अभी फ़ौरी तौर पे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो हम्म, वो अपना काम करता जाता है जो भी उसका दिल चाहता है। हम्म। अच्छा, क्या हम बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग पनिशमेंट के बगैर भी कर सकते हैं? क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं, मैं इस पे ऐड करूंगी इस चीज में, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जेंटल पेरेंटिंग का। जेंटल पेरेंटिंग इज कुछ नहीं कहना बच्चे को, मारना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है। सो कॉन्सेप्ट तो आ गया, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के कॉन्सिक्वेंसेज़ आए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं? वही पूछ रही हूँ मैं आपसे। आपने ये मुझे अगर इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल, दी, हाँ, क्या और किस एज के बच्चों के साथ? ठीक है, डिपेंड करता है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ये पेरेंटिंग हर एज के साथ फ़ॉर्मूला एक ही नहीं चलता। ठीक है। हर सिचुएशन के साथ एक ही नहीं चलता। हम्म, वेरी करता है हर हर सिचुएशन के साथ हर के और जेंटल पेरेंटिंग में एग्जैक्टली जब बच्चे के साथ आप डायलॉग कर रहे होते हैं, क्या बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है? टेम्पर टेंट्रम्स में आप कितना डायलॉग कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम आउट देना ही पड़ता है। व्हाट टाइम इज आउट क्या है टाइम मतलब? आउट? ये है कि आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, उसे साइड पे कर दें। अब उसमें अगर टेंट्रम मजीद बढ़ जाए, क्योंकि कुछ बच्चों का मजीद बढ़ जाता है, कितनी देर? फॉर वो हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग? पहले वो चीख रहा था, अब कहाँ वो से? लेट गया। हाँ, लेट गया ना। हाँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चा किसी डेंजरस कंडीशन में नहीं जा रहा। ओके, वो क्यों लेटा? कि अब आएंगे मेरे पास। हाँ, ठीक है, बिल्कुल इसीलिए लेट है। वो चीखे भी मारेगा कि अब आएंगे मेरे पास। आप बाहर चले जाएंगे, वो और जोर से चीखेगा कि अब आएंगे मेरे पास। आप अगर थोड़ा सा फर्म हो जाए, करके देखें। मुश्किल है, एंड बहुत बाय, मुश्किल है, लेकिन अगर आप करके देखें तो एंड पे बच्चे को पता चल जाता है कि दिस इज नॉट द लैंग्वेज। so by firm you do not mean obviously beating नो or नो नो slapping नो the नो नो child? नो 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 हाँ, नॉट एट ऑल, नो ठीक नॉट है, एट ऑल। जस्ट लीव हिम अलोन। ओके, उसको ये पता हो कि मैं इस वक्त उनकी ऑब्जर्वेशन में नहीं हूँ। ठीक है, अगर उसे ये पता है ना कि आप उसको तो वहाँ छोड़ के साथ ही दरवाजे में खड़े हो गए हैं और आप बातें कर रहे हैं और उसको उसको आवाज़ जा रही है, दैट मीन्स कि उसे पता है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। उसको अगर ये मैसेज दे दें कि ये जो बिहेवियर है एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बिहेवियर का कोई जवाब नहीं आएगा, तो वो खुद ही थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता। आपकी बात से डॉक्टर साहिबा मुझे अपने क्लिनिक का एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है, जिसके अंदर मेरा जो ये क्लाइंट था, टीनेजर, 16-17 ईयर्स ओल्ड बॉय, एंड बचपन में ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है पेरेंटिंग के लिए डांटते भी हैं, स्नब भी करते हैं, कुछ
पेरेंट्स जो है मार भी लेते हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि जब बच्चा इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि वो उसको समझ सके, तब हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फॉर दिस सर्टन क्लाइंट जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है उसके मुंह से सुन के कि मेरा मर जाने को दिल चाहता है। चूँकि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि तुम्हें तो पैदा ही नहीं था होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से मनहूस आ गया हमारी ज़िंदगी में। और ये कहते हुए उस बच्चे की आँखों में आँसू भी थे। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगी पेरेंट्स को यहाँ पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो किसी चीज़ के लिए उसे डिसिप्लिन करने के लिए ही समझाना चाह रहे थे। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो पेरेंट्स को डिसिप्लिन करने के लिए भी बच्चों को नहीं कहनी चाहिए? वो तमाम बातें जो बच्चों के अंदर ये फीलिंग दें कि वो अनवांटेड है। हुँ, वो तमाम बातें जो बच्चों को ये फीलिंग दें कि पेरेंट्स उनके साथ वो उस लेवल की मोहब्बत नहीं कर रहे जितनी उन्हें रिक्वायर्ड है। हुँ, पेरेंट्स मोहब्बत तो करते हैं, अनडाउटेडली वही बाप जिसने कहा था तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, वही बच्चा अगर कल को खुदा ना खास्ता बीमार पड़ता है हुँ, तो सबसे पहले वही बाप खड़ा होगा उसको अटेंड करने के लिए, उसको हुँ, बचाने के लिए। हुँ, यही पहले मैं बात कर रही थी कि पेरेंट्स खुद अपने गुस्से के मुताबिक हुँ, बोल रहे होते हैं। हुँ, दे डोंट मीन इट कि वो क्या क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती। और यहाँ पे ज़रूरी है कि हुँ, हमें अगर अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है और प्रॉपर ट्रेनिंग हुँ, करनी है तो पहले हम अपनी ट्रेनिंग करें। हुँ, पहले हमें खुद ये पता हो कि हमने किस तरीके से बच्चों को बात कन्वे करनी है कि बच्चे निग्लेक्टेड या अनवांटेड हुँ, फील ना करें, उन्हें ये ना लगे कि हम वाकई जो माँ बाप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हुँ, उन्हें भी पता होता है, बहुत सी जब दफ़ों बच्चों को पता होता है कि अम्मी ने हुँ, गुस्से में ये बात कर दी, अब्बू ने गुस्से में ये बात कह दी, हुँ, ऐसी बात नहीं है, हम उन्हें मना लेंगे। हुँ, तो ये डिपेंड करता है बच्चों पे भी। बच्चों हुँ, में हम हमारी ही वजह से पेरेंट्स की वजह से ही बच्चों के हुँ, अंदर टॉलरेंस ही नहीं है, हुँ, बच्चों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। हुँ। आप क्या सिखा रहे कैसे हैं? सिखाएँ इस टॉलरेंस और पेशेंस? टॉलरेंस और पेशेंस इस तरह सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, हुँ, मैं जब मेरे बच्चे भी छोटे थे या मैं जब छोटी थी तो खैर बहुत ही पुरानी बात है, हुँ, लेकिन अब अगर बच्चे हमने खाना बनाया है, मेज़ पे खाना है, हुँ, बच्चे को दिया ये खा लो, हुँ, बच्चे ने खा लिया, हुँ, बच्चे ने एक बार अगर कहा कि ये अच्छा नहीं है तो मैं अंडरस्टैंड कर गई कि हाँ वाकई ये अच्छा नहीं होगा, मैं इसकी जगह अच्छा बेटा नेक्स्ट टाइम कोई और चीज़ आपकी पसंद की चीज़ बन जाएगी, आप बता दो। हुँ, मैंने उसे नेक्स्ट टाइम दिया। हुँ। आज का पेरेंट क्या करता है? यही खाओ। आज का पेरेंट कुछ एरियाज़ में आज भी यही है, यही पके यही खाओ। ज़्यादातर अच्छा जो कहते हैं ना ये पका है यही खाओ, हाँ, उनके अंदर शायद टॉलरेंस ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं कि बर्गर ऑर्डर कर देंगे। अभी इसको फलाने नहीं फला ये चीज़ नहीं खा रहा, अच्छा ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, उसको चीज़ें बदल बदल के आप देते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर इमीडिएट नीड को फौरी तौर पे ज़रूरत पूरी होने की एक आदत पैदा हो आप जाती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वो बात करिए, जी, ठीक है। मैं हाँ। टर्म्स जानबूझ के नहीं बोल रही ठीक थी है, ठीक है। कि उसको ये आदत पड़ जाती है कि मुझे जो कहा है फौरी मिल जाए। सो फिर जब बड़े हुँ, होने के बाद पेरेंट्स तो जो कहा है फौरी दे देंगे, हुँ, सोसाइटी तो नहीं देगी। नहीं देगी। तो फिर हुँ, क्या होगा? मेरा मर जाने को दिल चाहता है। हाँ। फिर वो मर जाने को दिल इसलिए नहीं चाहता कि बाप ने तब ये कहा था, मर जाने को दिल इसलिए चाहता है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा कि मैं बाहर जाके सोसाइटी की कोई भी किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर लूं। हुँ, वो इसलिए कह रहा होता है ज़्यादातर। लेकिन पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि हुँ, बच्चों को सामने इस किस्म के नेगेटिव कमेंट्स ना दें। हुँ, बच्चों को ये कभी ना बताएं कि ये अनवांटेड बच्चा था, हुँ, हुँ। इवन इवन इफ इट वाज। इफ वाज़ अनवांटेड, ठीक है। होता है बाज़ औक़ात, बहुत से हुँ, बच्चे हुँ, हुँ। हो जाते हैं ऐसे। इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा? देखें, बचपन में एक बात कही गई हुँ, और 18 साल की उम्र में आपके पास वो आया है, तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ही है ना। हुँ, हुँ, और यही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आगे अगर आपने हुँ, उसको इस अपने पाँवों पे खड़ा होना सिखा हुँ, दिया और आपने उसे ये सिखा दिया कि हम रीलिव नहीं कर सकते अपना हुँ, बचपन, हमें ये सीखना है कि हमने कैसे एडवर्स सूरत हाल में अपने आप को इस हुँ, काबिल बनाना है कि हम उन चीज़ों के साथ मुकाबला कर सकें।
हमने हमने अपने आप को बदलना होता है ना। हम एनवायरनमेंट हर वक्त तो नहीं बदल सकते। हम चीज़ों को, हम फैमिली नहीं बदल सकते, हम अपना कल्चर नहीं बदल सकते, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बदल सकते। उसके अंदर हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। अच्छा, हमारे कल्चर में जो एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि कुछ फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो अभी भी एक जॉइंट सेटिंग में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है जो यहाँ पे पाकिस्तान में फॉलो होता है, और जो हम फ्रॉम अ साइंटिफिक एस्पेक्ट जो हम रिसर्चेस पढ़ते हैं या जो हम पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंटिंग के तरीके भी गूगल करते हैं, वो सारे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पे फॉर्मुलेट हुए हुए हैं। तो क्या यहाँ पे पहला सवाल मेरा ये होगा कि वो तरीक़ेकार उसी तरह इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? देखिए, मैं रिपीटेडली एक ही बात करती हूँ कि आप ट्रायल ही देते हैं ना, शुरू में तो ट्रायल देते हो ना, उसके बाद फिर ये मौका, ये नौबत आती है। यहाँ ये वो कल्चर नहीं है कि आप शादी ये सोच के कर रहे होते हैं। बहुत कम इस तरह होता है कि आप शादी के वक्त ये डिसाइड कर लेते हो कि इनको बिल्कुल अलग कर देना है। ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, अब साथ रहना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर एक ऐसा मकाम आ जाता है कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या एडवाइस देंगी उन लोगों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जहाँ पे मदर एक सर्टेन तरीके से पेरेंटिंग करना चाह रही है अपने बच्चे की, ग्रैंड मदर एक सर्टेन तरीके से पेरेंटिंग करना चाह रही है उसी बच्चे की? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इवन पेरेंट्स को एक पेज पे होना ज़रूरी है, माँ और बाप को। और जब आप इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उसमें 2 की बजाय 4, बल्कि बाज़ औक़ात तो ताया ताई भी बीच में शामिल हो जाते हैं, फूफी भी शामिल हो जाती हैं। तो इतने सारे पेरेंट्स आ जाते हैं जिनके अपने अपने पैगाम होते हैं। बिल्कुल। तो वो आगे प्रॉब्लम होती है, घर का माहौल ख़राब हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई। बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव असरात हुआ वो किधर जाएगा? वो अब जो उसको बात मना कर रहा है, बच्चे को तो अट्रैक्शन उसी तरफ होगी ना कि जो उसे अलाउ कर रहे हैं, जो वो चाह रहा है उसे वो मिल रहा है। बिल्कुल। तो वो डिटैच हो जाएगा, और फिर वो उसकी जो अटैचमेंट जो है वो ऐसी जगहों के साथ वाबस्ता हो जाएंगी जहाँ से उनकी इमोशनल अटैचमेंट तो है। अब ग्रैंड पेरेंट्स की अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एक इमोशनल इंटरेक्शन है ना, बेसिक जिम्मेदारी जो है वो तो असल पेरेंट्स ही है ना। अब ग्रैंड पेरेंट्स अगर ये बात ना समझें और वो बच्चों को पैम्पर करना शुरू कर दें, तो बच्चे की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके अंदर उसको एटिकेट्स भी सिखाने हैं, उसको एजुकेशन की तरफ भी लाना है, तो वो उसकी मुतासिर होती है बहुत ज़्यादा। इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ रहते हैं तो उन्हें ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स वो कुछ कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ नहीं किया होता। इसकी क्या वजह होती है? इसलिए कि वो बेसिक जिम्मेदारी उस वक्त नहीं है उनकी। अच्छा। अपने बच्चे का तो उन्हें पता था ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन की, वो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी। उन्होंने सिर्फ उनको, क्योंकि एक तो ये कि उस वक्त फारिग बहुत होते हैं। अच्छा। उनके पास एक्टिविटी एक होती है। अपने दौर में वो उन्होंने जिस तरह पेरेंट्स की बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड रेयरिंग है। क्या आपका अपना तजुर्बा एज अ ग्रैंड पेरेंट, बिकॉज फॉर अ फैक्ट आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू एज अ ग्रैंड पेरेंट एज वेल टू माय ऑडियंस, क्या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी पेरेंटिंग के अंदर आप उसी तरह इन्वॉल्व हैं और वही एक्सपीरियंस है जिस तरह आपका अपने बच्चों के साथ था, या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अच्छा। वही जैसे मैंने आपसे बात की ना कि ग्रैंड कैसे एज अ ग्रैंड पेरेंट मेरा उनके साथ रिलेशनशिप मैं भी कोशिश करती हूँ और बच्चे भी कि ज़्यादातर पॉजिटिव ही चलता रहे। नेगेटिव वाली साइड पे मैं बहुत रेयरली उस साइड पे, मतलब मैं खुद भी एज अ ग्रैंड पेरेंट वो मेरे पास आके खेल रहे हैं, सुबह आके बैठे हुए हैं, बातें चीतें कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हाँ, उसमें इतना ज़रूर है कि चूंकि मेरे पास इतना टाइम है, जब तक वो मेरे पास है मुझे कोई नहीं, मैं उनको छोटी छोटी बातों में लेसन्स छोटे छोटे, अच्छा ये हुआ, शेयरिंग सिखा रही हूँ। दोनों बहन भाई आ रहे हैं तो मैंने अगर दोनों के लिए कैंडी रखी हुई है तो मैं दोनों के हाथ में अलग अलग नहीं देती। मैं बेटे को दूंगी कि जाओ ये जाके बहन को दे दो, और ये आपकी है, ये बहन की है। नेक्स्ट टाइम मैं बहन को दूंगी कि ये भाई की है, ये आपकी है। इसकी क्या रीजन है? हम उनको शेयरिंग सिखा रहे होते हैं, हम उनको थैंकफुल होना सिखा रहे होते हैं।
हम उनको खुश होना सिखा रहे होते हैं, हम उनको छोटी छोटी बातें सिखा रहे होते हैं कि अच्छा आप रात गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, किस किस मज़ा आया था, हाँ आया था, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये बच्चों को कम्युनिकेशन हम सिखा रहे हैं उस वक्त। हम सिर्फ उनसे बातें नहीं सुन रहे, वो बातें मुझे खुद भी पता है, मैं उनको कम्युनिकेशन अगर उनको बता रही हूँ। तो ये मेरा एज अ ग्रैंड पेरेंट ही, अब माँ बाप को घर आने के बाद इतनी फुर्सत नहीं है, उनके और बेशुमार उनकी जिम्मेदारी हैं। मेरे पास है इतनी कि मैं, वो अगर रात को मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उनको कहानियों में कहानी उनसे सुन ली, कहानी मैंने सुना दी। तो ये डिफरेंस तो है एज अ ग्रैंड पेरेंट, जो कि अपने बच्चों के साथ उस तरह से नहीं था। अब वापस आए हैं तो 100 काम और करने हैं, तो बच्चे को फटाफट किया, चलो अब तुम सो जाओ। अच्छा, क्या इसके अंदर ये चीज़ होती है, चूँकि मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा बातें इस गुफ्तगू के अंदर ऐड कर सकती हूँ, कि अक्सर मदर्स ये बता रही होती हैं कि अच्छा अम्मी मेरे साथ तो ऐसे नहीं थी करती, बट अपनी नवासी के साथ वो वही चीज़ अलाउ कर रही है, मुझे नहीं थी अलाउ एग्जैक्टली ये उनके इमोशंस, वो एक बड़ा पुराना एक मुहावरा है कि औलाद से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी है। उनका एक सोच बदल जाती है ना, वो देख नहीं सकती बच्चे को रोता हुआ। तो वैसे तो अब माएँ भी नहीं ज्यादा देख सकती बच्चों को रोता हुआ, मैंने देखा कि वो भी फौरन ही पिघल जाती हैं। क्या आपने भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग वैसे ही की जैसे आपकी मदर ने आपकी पेरेंटिंग की हो? क्योंकि हमने स्टार्ट में एस्टेब्लिश किया कि 4-5 फॉर्मूले ही हैं जिससे हम पेरेंटिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसी थी कि मैंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग डिफरेंट की। ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने हमारी ट्रेनिंग में जो चीज़ें रखी थी उनमें बहुत ज़्यादा इस हद तक डिसिप्लिन रखने की वो लोग कोशिश करते थे। हम डिसिप्लिन थे या नहीं थे, दैट इज़ अनदर स्टोरी। कोशिश उनकी यही होती थी कि वो किसी ना किसी तरह एक मतलब एक लाइन पे बच्चों को चलाते रहें। ठीक है। तो शायद हम उससे डिस्टर्ब होते होंगे, तो हमने अब सोचा कि नहीं, थोड़ी कभी रिलैक्सेशन दे दो, कभी इनको ऐसे कर दो, कभी कभी अलाउ कर दो। सुबह उठना है, नमाज के वक्त ही उठना है। ये कमज़ोरी है, हम लोग अपने बच्चों की ट्रेनिंग में रिलीजियस एस्पेक्ट को नहीं लाते, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें लाना चाहिए। मैं कभी सोचती हूँ कि हम बच्चों को रात को जल्दी सोने के लिए हमेशा ताकीद करते हैं, सो जाओ सुबह स्कूल जाना है। कभी हमने 10-11 साल के बच्चे को ये कह के सुलाया कि सो जाओ सुबह फजर के लिए उठना है? क्यों ज़रूरी है ये? डिसिप्लिन के लिए, और इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका एक रुझान पैदा हो जाएगा ना, तो दुनिया का कोई भी मज़हब वो नेकी की ही तरगीब देता है। हाँ, मैं आपका, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि जी हम बहैसियत मुसलमान ये करें, कोई भी रिलीजन वो नेकी की तरगीब देता है। तो थोड़ा सा हमारा एक इमोशनल हमें सपोर्ट भी मिलती है, हमें ये पता होता है कि अल्टीमेटली हमने कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ लेनी है, और वो स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ से। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगी, बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन ऐड करती हैं, जो कि बच्चे को एंकर करती हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ पे बहरान आता है। फिर बहरान आता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब बच्चों को बताया भी जाता है। शायद ये मीडिया के जो नुकसानात हैं उनमें फ़ायदे भी बहुत हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हमें बड़ी उम्र तक नहीं पता चली थी, आज हमारी बच्चियों को पता है। आपने ही जिस तरह कहा कि आजकल के ज़माने में एआई बहुत इन है, और आगे वाले ज़माने में हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एआई ने रिप्लेस कर देना है। तो आजकल के ज़माने में जहाँ पे एआई का दौर है, उसके साथ-साथ हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, वो भी ब्लर हो रहे हैं। देयर इज़ नो लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अनफॉर्चुनेटली, सैडली। बिकॉज़ हम देखते हैं एक बच्चे के लिए वो कहता है कि फ़लाँ भी तो ये चीज़ कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सो वो जो लाइन है वो ब्लर होती जा रही है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि वो कौन-सी वैल्यूज़ हैं जो इस पॉइंट पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को सिखाई जाए? वैल्यूज़, जब बच्चे एआई से, आप कह रही हैं कि सीख रहे हैं, एआई के अंदर सेल्फ जनरेटेड कोई चीज़ नहीं है। उसके अंदर फीड की जाती है ना। तो आप ये देखिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर नेगेटिविटी ही आ रही है? उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं ना।
आज के ही दौर में मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को वो सब बातें नहीं पता थी जो अब आज की मदर्स को पता है। ठीक है। वो आप उठा के देखें, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, एक चीज़ का आपने सही इस्तेमाल करना है या गलत इस्तेमाल करना है। आपको अगर ये कंसर्न है कि हमारे बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी हो, आपने जिस लाइफ से आप गुजर रहे हैं, आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जिन जिन चीज़ों से हो रहे हैं, आप चाहेंगे ना आपके बच्चों के अंदर ना आए, तो आप उनको ये एक्सप्लेन करें। बच्चों को जब हम किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में बता रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई और उससे मुझे नुकसान हुआ। चूंकि मैं आपका नुकसान नहीं चाहती इसलिए मैं आपको इस चीज़ की ताकीद कर रही हूँ, वरना बच्चे, मैं कोई ऐसी चीज़ उन्हें कहूँ ये करो ये करो ये करो, उसके बाद जब मैं वहाँ से हटती हूँ तो वो कहते हैं खुद बड़ा की थी, हमें बताने आ गई। तो ये बात उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हम उन्हें क्यों बता रहे हैं कि इस चीज़ का मुझे ये नुकसान हुआ, मैं पंक्चुअल नहीं थी, मुझे ये नुकसान हुआ, मैं चीज़ों को टालती थी, मुझे उससे ये नुकसान हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि आप वक्त पे काम कर लो। मैं गलत बयानी करती थी, मुझे ये नुकसान हुआ। नहीं, लेकिन देखिए ज़माना भी तो वो नहीं ना रहा पहले की तरह। इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर हम आज से 15 साल मेरे बचपन में चले जाएं, तो शादी का कार्ड आया है, उस कार्ड पे जो टाइम है, मुझे याद है हमारे दादा की तरफ से एक डंडा होता था कि उस टाइम पे पहुंचना है, और इवेंट्स भी उस पॉइंट पे शुरू हो जाते थे उसी टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली जो ज़माने की मैं बात कर रही थी, अब जो टाइम है उस पे लोग तैयार होना शुरू होते हैं। ये नॉर्म बन गया ना। हाँ, तो यही नॉर्म बन गया। क्यों बना कि आप जब वक्त पे पहुंचे, मैं बहुत से फंक्शंस पे वक्त पे पहुंची, तो अभी वहां पे कुर्सियां लग रही हैं, तो हम वापस आ गए। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या सोचा कि नहीं, अब अगर उन्होंने 8:30 लिखा है तो हमें 9 के अराउंड जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह करते 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 ये एक्सेप्टेंस इस तरह से आ गई। तो इसमें ये कोई ऐसी, मैं समझती हूँ कि वो है टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि बेशुमार चीज़ें ऐसी ऐड हो गई हैं जिसको अब लोग एंजॉयमेंट के तौर पे ले रहे होते हैं, या जिसको अब लोग ये नहीं सोच रहे होते कि हमने दूसरे के टाइम का भी ख्याल रखना है। उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ पूरी करनी है कि जी दूल्हा और दुल्हन गए हुए हैं फोटोशूट पे, मेहमान सारे यहाँ बैठे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन एंटर होंगे तो काम शुरू होगा ना। आ भी गए हैं तो आने वाले क्या करें, वो फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन आ गए, नहीं आए, बैठो आराम से, वक्त पे जाएंगे। ये तो चले, डायरेक्शन थोड़ा सा बदल रहा है, एक एग्जाम्पल थी, बट मेरा इसके अंदर जो सवाल है वो ये है कि क्या जो पहले के वैल्यू सिस्टम हैं, पहले की जो आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, मुझे भी मेरी माँ ने सिखाया, टाइम पे पहुँचना है, फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ नहीं करनी। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या विद दीज चेंज नॉर्म्स हम उन्हीं वैल्यू सिस्टम, उन्हीं चीज़ों को उसी तरह चला सकते हैं? उसी तरह नहीं चलाएंगे ना, हम उनके अंदर थोड़ी एडेप्टेशंस तो लाएंगे ना। अब मेरे बच्चे को ये पता है मेरा कि अगर हमें कार्ड आया हुआ है, जो फिर वही बात वहीं पे आ रही है किसी भी चीज़ के बारे में, कि स्कूल में कोई फंक्शन है, स्कूल का फंक्शन कितना टाइम पे शुरू होता था पहले, अब नहीं होते। अब बच्चा, अगर हम कहते हैं ना कि जाए, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अब एक, या उनके पास एक वो सिस्टम भी तो आ गया ना जिससे वो कंफर्म कर लेते हैं, नहीं हमें पता है अभी नहीं वहाँ शुरू हुआ, वो कहते हैं अभी आधा घंटा और लगेगा, तो वो रुक जाते हैं। तो मैं उन्हें क्यों इंसिस्ट करूं कि तुम जाके खाली पंडाल में बैठ जाओ आधा घंटा पहले। सो पेरेंट्स को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि आप वक्त की जरूरत के साथ साथ हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन के लिहाज से थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। कोई ऐसा वैल्यू सिस्टम है जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया हो, आपकी माँ ने सिखाया? जनरेशनली भी तो हम चीजें देते हैं। मैंने मेरी माँ ने अगर मुझे ये सिखाया कि किस हद मुमकिन कोशिश करें कि गलत बयानी ना करें। ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप सोच लेना कि आपने नहीं करनी तो आपको उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये मैंने आगे उन्हें बताया, वो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, कहीं उन्हें नुकसान भी होता है, वो उस पर ग्रम्बल करते हैं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि बेटा इसका अल्टीमेट फ़ायदा नुकसान की निस्बत ज़्यादा है। जस्टिफाई तो करना है ना मैंने अपनी ट्रेनिंग को, तो वो फिर अब जाहिर है वो सीख। और यही
इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मैं देखती हूँ कि वही बात वो आगे बच्चों को भी सिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्हें पता है कि इसकी बहरहाल गलत बयानी एक गलत चीज है और उसका नुकसान ही होता है। तो वो आगे भी सिखा रहे हैं, वरना अगर उन्हें ये पता हो कि हमारी माँ ने हमें गलत चीज सिखाई थी तो वो आगे अपनी औलाद को कभी ना सिखाए। अच्छा, हमने शुरू में ये बात की थी हमारी इमोशनल कैपेसिटी की, जिसके अंदर हमने इमोशनल रिजर्वायर की बात की थी कि हमारा एक हर इंसान का एक मुख्तलिफ इमोशनल रिजर्वायर है। मैं इससे आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वो जो इमोशनल रिजर्वायर है वो हमारा एट टाइम्स कुछ चीज़ें हमने बचपन में एक्सपीरियंस की होती हैं, लेकिन अपने एडल्टहुड में हम उनको रीलिव कर रहे होते हैं, या अपने पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस के अंदर ही मदर्स या फादर्स की अगर मैं बात करूँ वो रीलिव कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स को आइडिया होता है कि अच्छा शायद मेरी ये चीज़ वहाँ से आ रही है। सो हाउ कैन अ पर्सन अनस्क्रिप्ट देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इफ दे आइडेंटिफाई कि इस एक्सपीरियंस का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ? क्यों करना है? नुकसान हो रहा है, मैं बच्चे के ऊपर उबाल निकाल रही हूँ अपना, इसलिए नहीं, मैं वो तो देखें, ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के साथ पॉजिटिव अटैचमेंट है ना। ये बहुत रेयर होता है कि आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी के तौर पे आप आगे इम्पार्ट करें। होता ये है कि अगर मेरे साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चा भी उसी नेगेटिव फीलिंग से गुजरे। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वो फिर उसको रेक्टिफाई करके जो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ होना चाहिए था वो पॉजिटिवली आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ये होता है। और अगर वो कर रहे हैं तो फिर उन्हें ज़रूरत है कि वो खुद, और करने के बाद पता होता है पेरेंट्स को भी बाज़ औक़ात हमसे बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है। हमें बाद में पता होता है कि हमने ये बच्चे को इस वक़्त अगर डाँट दिया है तो इसमें बच्चे का इतना कसूर नहीं था जितना। सॉरी कहना चाहिए फिर? बिल्कुल कहना चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बच्चे इसका पे? इम्पैक्ट ये होगा कि बच्चे को पता होगा कि हमें अपनी गलती तस्लीम करनी है। बच्चा अपनी गलत बात पे फिर वो नहीं अड़ेगा। अगर हम ये समझते हुए कि हमसे कुछ गलती हो गई है और हम बच्चे के साथ अकड़े रहें तो बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने तो यही सीखा ना कि अगर गलती हो गई है तो उसको अभी मानो नहीं, तो बच्चा मानेगा। इसलिए आपको अगर ये पता चल जाता है कि हाँ हमसे कुछ गलत हो गया तो आपको बच्चे के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये हमसे ये मुझसे गलत हो गया और आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आई थिंक कि इस चीज़ को करने में काफ़ी करेज और एज अ पेरेंट भी वो इमोशनल जो सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड मोहब्बत है। होती है ना उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। अच्छा, जब आपको बच्चे से मोहब्बत है ना वो आपको मजबूर कर देती है कि, मजबूर नहीं, वो उसकी वजह से आप ये सब कुछ करते हैं। तो ये क्या करें, उसमें क्या चाहिए? जब आपको औलाद से ज़्यादा किससे मोहब्बत होगी? तो आपको पता है कि अगर बच्चा मेरा परेशान मेरे रवैये की वजह से हो रहा है तो उसको सॉरी कहने में आपको खुशी होगी। आपसे किसी ने तो नहीं कहा कि जाओ जाके सॉरी करो। लेकिन सारे पेरेंट्स को तो तजुर्बा सेम नहीं ना होगा, कुछ अकड़ भी जाते हैं। माइट इज राइट वाली बात। तो नुकसान होता है ना, फिर पेरेंटिंग स्टाइल आ गया ना। वो स्टाइल एक्सेप्टेबल तो नहीं है। ठीक है। जो अथॉरिटेरियन स्टाइल है वो यही है ना कि बस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और हर वक्त आप उनको एक जो मुहावरा है कि बस उनके सर पे डंडा ही रखेंगे तो वो ठीक रहेंगे। हर वक्त उनके ऊपर आप असूल ज़वाबित लागू करते रहें। लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल पेरेंटिंग है उसमें तो आपने फिर दोनों चीज़ें, इमोशंस को भी लेकर चलना है, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग के लिए सख्ती भी करनी है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सख्ती करें, जहाँ नहीं ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप उनके साथ पोलाइट रहें। अच्छा डॉक्टर मोस्ता, आप खुद भी यूर अ बिजी इंडिविजुअल, आपने बताया आप गैरिसन यूनिवर्सिटी में भी जाती हैं, अब आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी आई एम श्योर होगी। इस सब में आप कैसे बच्चों के लिए वक्त निकालती हैं? वक्त निकालना नहीं पड़ता। अच्छा, आप वक्त प्लान कर रहे होते हैं ना, जब उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। आप मुझे बताएं कि बिज़ी, जो कितना भी कोई बिज़ी होगा वो अपने हालात के मुताबिक अपनी मसरूफियात ही रखेगा ना। नहीं ये तो आप कह रही है ना, जिस तरह बहुत से वालदैन हैं वो कहते हैं कि वक्त ही नहीं मैं निकलता। ग्रैंड पेरेंट्स की आप बात कर रहे हैं। ओके, एज अ ग्रैंड पेरेंट मैं बात कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास इतना होता है कि मैंने बच्चे को कितना टाइम, सुबह को बच्चे उठते हैं ना तो स्ट्रेट मेरे कमरे में आते हैं।
वो आके मुझसे बातचीत करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, हक किया भाई ये करना है वो करना है, और उसके बाद एक दो बातें करते हैं। वो टाइम मेरा उनके साथ पॉजिटिव टाइम गुजर रहा होता है। उसके बाद मैंने अगर जाना है, आमतौर पे मैं कहीं जाती हूँ ना तो वो मेरे पीछे पीछे आता है कि मैंने साथ जाना है। इस बात का उसे पता है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो यूनिवर्सिटी वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये कि मैंने उसे ऑल टुगेदर मना नहीं किया। एक दिन उसने मुझे बड़ी उससे कहा कि मैं बैंक ले गई उसे, तो अगली बार मैं तैयार हो रही थी, उसे पता था मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे सिर्फ बैंक ही ले जा सकती हैं? मैंने कहा नहीं, आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना। बैंक में आप शरारतें कर रहे थे ना, तो वो तो हमने उसको देख लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में शरारतें नहीं चलती, तो आप थोड़े से ज़रा समझदार हो जाओगे, फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी भी ले जाऊंगी। तो इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ चलती रहती है। मुझे देखता है जा रही है, मुझे बाहर आके सी ऑफ करता है कि हाँ आप यूनिवर्सिटी जा रही है, एक रूटीन है। आपके बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में अभी आपसे सवाल पूछ रही थी, क्योंकि आई एम श्योर आपके बच्चे भी बड़े हैं, उनके आगे बच्चे हैं, वो भी बिजी हैं, आप भी बिजी हैं। हाउ डू यू टेक योर टाइम आउट फॉर देम? अपने बच्चों के अपने लिए। बच्चों के लिए वो जब उनका टाइम फ्री होता है, मैं उसके मुताबिक अपने आप को फ्री रखती हूँ, क्योंकि उनका टाइम जिस नौयत के वो लोग बिजी हैं, शायद मेरी नौयत थोड़ी चेंज हो गई है। मैं उनकी मसरूफियत जो है वो और किस्म की मसरूफियत है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती और ना मैं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव और एक वो डेवलप कर रहे हैं ना, वो प्रोग्रेसिव फेज में है। तो उनको वो मैं ये देखती हूँ कि ये किस दिन फारिग होता है, तो उस दिन हम अपने आप को एक फैमिली टाइम रखते हैं। किन घंटों में ये फारिग होते हैं, तो वो मैं अपना फैमिली टाइम रखती हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी आप रात को देर से क्यों सोती हैं, तो मैं यही उन्हें जवाब देती हूँ कि जी मैं देर से, मेरा आधा घंटा शाम को अगर आते हैं ये लोग, फैमिली इकट्ठी होती है, तो हम इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, पेरेंटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मदर्स हैं वो इसको एक फुल टाइम जॉब की तरह लेती हैं आजकल के ज़माने में, जहाँ पे अपने खावंद के साथ वो इस बात पे भिड़ भी पड़ती हैं कि आप तो आए, आपने तो रोल नहीं प्ले किया, मेरे पास ना कोई छुट्टी है ना कोई सैलरी है, मैं एक ऑल टाइम जॉब बड़ी पे ही हूँ। देखिए, हर एक का एक अपना रोल है फैमिली में, छुट्टी है या नहीं है, अगर एक मेल का एक प्रेजेंस ही उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। एट टाइम्स आप देखें बच्चे क्यों होती है कि बच्चों के लिए एक इमेज आपने अगर बनाया है कि ये आपके फादर हैं और इन्होंने आपके लिए, अगर वो एब्सेंट हैं तो क्यों एब्सेंट हैं, वो अगर बाप टाइम नहीं दे पा रहा, तो क्या कभी माएँ अगर बैठ के बच्चों को ये बता दें कि बाबा काम पे गए हैं, वो आपके लिए जो हम इतना कुछ लेते हैं वो इसीलिए ले सकते हैं कि बाबा को काम करना नहीं, होता है। लेकिन छोटे बच्चों को के लिए तो जो एक इमोशनल नीड होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाबा थे या नहीं थे, बाबा पीटीएम पे नहीं आए, बाबा स्पोर्ट्स डे पे नहीं आए, ऑफ कोर्स वी आर जस्टिफाइंग इट कि बाबा बिजी हैं, लेकिन वो एक अगर बाबा के पास टाइम है तो वो ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ये बना ले या ना बना लें कि जी मैं क्यों जाऊं। लेकिन आप खुद बताएं कि अगर उस वक्त वो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, तो क्या वो उस काम को छोड़ के बच्चे के स्कूल चला जाए, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं, एज एन एडल्ट मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एट टाइम्स फ्रॉम अ थेरेप्यूटिक पर्सपेक्टिव वो उस बच्चे ने वो खलिश, वो हर्ट सालों साल कैरी कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि द पेरेंट इज अ बैड पेरेंट और अ बैड इंडिविजुअल, ऑब्वियसली वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। ये दूसरे पार्टनर पे और बाकी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे कंपनसेट कर रहे हैं। अगर वाकई वो एब्सेंट इस वजह से है कि वो घर के बाकी इंतजामात को देख रहा है, तो ये तो बाकी लोग उसको मैसेज देंगे ना कि वो क्यों एब्सेंट है, और जितना टाइम दे वो क्वालिटी टाइम। आजकल तो आपको पता है फादर्स का टाइम क्वालिटी टाइम ही होता है, वो चूंकि उन्हें पता है हमने कम टाइम देना है। मदर्स का कि हमने कम टाइम नहीं, मदर्स तो देखिए उन्होंने डांट डपट भी करनी है, उन्होंने रोक टोक भी करनी है। अब एक ट्रेंड ये है कि फादर चूंकि थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो बस सिर्फ उस पर उनका फैसिलिटेट करने पे ध्यान रहता है। वो उन्हें इतना नहीं होता कि जी, चूंकि उसको कंपनसेट भी तो करना होता है ना। मदर्स अगर डांट डपट कर रही हैं तो उन्होंने 1 घंटे के बाद ही उसके लिए खड़े होके नूडल्स भी बनाने, तो
बच्चे की तो कंपनसेशन हो गई ना, तो फादर के पास थोड़ा, अब जाहिर है अब वो दौर कंपटीशन ज़्यादा है, जॉब्स जो हैं वो आवर्स की नहीं रही, डे एंड नाइट का पता ही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन रात को भी काम हो रहा होता है, दिन में भी काम हो रहा होता है, फिर दिन में टाइम मिलता है तो वो कहते हैं हम थोड़ा सा सो जाएं, जब बच्चे सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, तो ये तो एक मजबूरी बना ली गई है, तो उसके साथ तो कोप करना पड़ता है। कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की, रेस्टोरेंट में गई थी, सर्टन फैमिली एक आई हुई थी एंड फैमिली टाइम चल रहा था, पेरेंटली वो खाना खाने आए थे, लेकिन उस खाने खाने के एक्सपीरियंस में एज एन ऑब्जर्वर जो मैंने चीज़ देखी, माँ अपने सेल फोन में थी, बाप अपनी कोई मीटिंग की कॉल अटेंड कर रहा था, एक टैब बच्चे के हाथ में था और एक मोबाइल दूसरे बच्चे के हाथ में था। वैसे वो फैमिली टाइम के लिए आए हुए थे सारे, लेकिन दे ऑल वर नॉट फिजिकली अवेलेबल टू ईच अदर। उन्हें सो होना चाहिए था। जो हम एक चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि आजकल टैब जो है, मदर्स एंड इवन फादर्स, जब उन्होंने बच्चे को अटेंड नहीं करना होता, वो टैबलेट दे के रूम से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपनी सहूलत के लिए दे रहे हैं, वो बच्चे को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। तो उसका तो फिर देखें ना, बात वहीं पे आ जाती है कि टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आपको अगर बच्चे की ट्रेनिंग करनी है तो टाइम किसी एक को तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो पेरेंट्स को ही हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप अगर सारा वक्त एक ही नहीं अगर अटेंड कर सकता तो आप डिवाइड करें। नहीं, बच्चे भी तो जिद करते हैं, नानी नानी देखना है, हाँ बिल्कुल। नानी तेरी मोरनी को लगा दे, हाँ, नानी को लगा दे। मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नानी नानी नहीं, ही मेरी देखना है। बात में इंटरेस्ट उन्हें नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बच्चे के साथ बैठ के कोई और एक्टिविटी करूंगी तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, बिल्कुल लेगा। आप कोई टॉय लेके बैठे हैं, आप कोई चीज़ लेके बैठे हैं, आप बच्चे के साथ खेल खेलें, आप बच्चे को स्टोरीज की तरफ ले आएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते, बच्चे एक नए खेल की तरफ फौरन आते हैं। ठीक है, आप जो आप बैठे हैं, आपने कैरम बोर्ड ही रख लें, ठीक है, आओ आके देखें ये जाती है कि नहीं जाती, चलो मैं ऐसे करूंगी, आप भी करके देखो। इन्वॉल्व हो बच्चे के साथ। इन्वॉल्वमेंट, हम उसको ले रहे हैं अगर उससे टैब, तो उसके बदले दे क्या रहे हैं, अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं। जब तक वो नहीं देंगे तो क्या क्या हम वो बैठ के हाथ पे हाथ रख के देखेगा तो नहीं हमें, क्या पेरेंट्स बिजी हैं, मैं जरा ठीक इन्हें है, ऑब्जर्व अब कर लूं। क्विक क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं, एक सेफ माहौल था, पार्क्स भी एग्जिस्ट करते थे, एक्टिविटीज़ भी थी, अब पेरेंट्स जो हैं वो घबराते हैं बच्चे को बाहर लेके जाने से, बाहर भेजने से। ऐसी कौन सी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके साथ अब बच्चे को एंगेज कर सकते हैं? घर के अंदर के इंडोर गेम्स भी कर इंडोर, सकते हैं। दूसरा, आप खुद जाए ना बच्चे के साथ। पार्क्स अगर अनसेफ हैं तो अकेले के लिए अनसेफ है ना। अगर आप 24 घंटे या 2 या 3 दिन में एक दिन मुकर्रर करें कि इस दिन हमने जाना है, और आप एज अ पेरेंट आप ले जाएं, थोड़े से उनको झूले झूलें, थोड़ा सा स्लाइड्स दिलवाएं, विद इन एन आवर आप वापस आ सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मैनेज करना पेरेंट्स को ही पड़ता है। पहले भी जाते थे ना, पहले जब टैब्स नहीं थे तो हम भी लेकर जाते थे, हमारे पेरेंट्स भी लेकर जाते थे। एक मुकर्रर थी, एक रूटीन थी कि जी हमने महीने में एक दफ़ा आउटिंग करनी है, ये हमने इतने दिन के बाद एक दफ़ा हमने फलानी जगह जाना है। ये पहले तो खैर रिश्तेदारों के घर ही जाने का बहुत वो था, और पेरेंट्स कहीं जा रहे होते तो हम कहते थे हमें लेकर जाएं। अब पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हमें छोड़ के जाएं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो यही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर मोहसिना, आप हमारे देखने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी पेरेंटिंग के लिहाज से? हमारे ऑडियंस में न्यू पेरेंट्स भी हैं, वो जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे, सो आपका क्या मैसेज होगा? क्या वन थिंग? मेरा ख्याल है कि पिछले 1 घंटे से आपके बहुत ज़्यादा हर सवाल के जवाब में जितनी भी बातें हुई हैं वो सबके सब मैसेज ही हैं, और नटशेल यही है कि हमें बच्चों के साथ वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उनको अलाउ भी करनी चाहिए चीज़ें, और हमें खुद अपना टाइम उनको दे के उन्हें उनके मुज़िर असरात से बचाना भी चाहिए, जिसके लिए हमें अपना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आप आई, आपने इतने डिटेल में हमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया, आपने कुछ ज़ाती तजुर्बात भी हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। आज की पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि कौन से मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं और ये पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं बच्चे की शख्सियत में क्या रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये समझा कि वालिदैन का अपना इमोशनल बैगेज जो है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे और उसकी इमोशनल वेलबींग पे क्या इम्पेक्ट करता है। ऐसे ही मज़ीद पॉडकास्ट को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे।